नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, जिसमें हमने सब्जेक्ट रखा हुआ है मनोविज्ञान। उसका फर्स्ट पेपर मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार, और यूनिट थर्ड में हम जानेंगे विस्मरण के व्यतिकरण सिद्धांत। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विस्मरण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है विस्मरण का व्यतिकरण का सिद्धांत, दूसरा है अनुप्रयोग का सिद्धांत, तीसरा है गतिशील सिद्धांत, और चौथा और अंतिम है विस्मरण का द्विकारक सिद्धांत। तो विस्मरण की व्याख्या व्यतिकरण के सिद्धांत पर भी की जाती है, और अभी हम जानेंगे कि विस्मरण के व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है। व्यतिकरण का सिद्धांत ही सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, बट हम उसके अनुप्रयोग के सिद्धांत और गतिशील सिद्धांत और विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत को भी जानेंगे। बाधा ही व्यतिकरण है, अर्थात जो भी स्मृति में रखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए जो भी बाधा उत्पन्न होता है वही व्यतिकरण कहलाता है। जो धारण अर्थात स्मृति बनाने के लिए, मतलब दिमाग में मतलब रखने के लिए, ठीक है, और उसे दिमाग से निकालने के लिए, उसे विस्मृत करने के लिए जो भी बाधा उत्पन्न होती है वह व्यतिकरण कहलाती है। धारणा में बाधा या व्यतिकरण को दो रूपों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रायोगिक अभिकल्प और दूसरा है पृष्ठोन्मुख अभिकरण या पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। तो प्रायोगिक अभिकल्प को अग्रोन्मुख व्यतिकरण भी कहते हैं, जिसकी परिभाषा होगी धारणा में वह बाधा जो धारण परीक्षण के पूर्व होने वाले अन्य अधिगम का परिणाम होता है, अर्थात जब पहले किया गया अधिगम वर्तमान अधिगम क्रिया और धारण को प्रभावित करता है, तो ऐसी बाधा को अग्रोन्मुख व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम दो सूची बनाते हैं, प्रयोग में उदाहरण के लिए लिया गया है कि एक बंदा है, मतलब एक व्यक्ति है, बच्चा, जिसको कि दो प्रकार की सूची दी गई है, सूची ए और सूची बी। तो जो बच्चा है उसे हम प्रयोज्य बोलते हैं। तो प्रयोज्य ने ए सूची याद कर ली है और अब बी सूची को याद करना चाहता है। तो बी सूची को याद करने में, उसको धारण करने में जो भी ए सूची बाधा उत्पन्न करेगी, तो यही अग्रोन्मुख व्यतिकरण कहलाया जाएगा। अर्थात जो हम नया सीखना चाहते हैं, यह ठीक है, तो उसके सीखने में जो हमारी पुरानी बातें होती हैं, जो हमने पुराना सीखा होता है, अगर वो बाधा उत्पन्न करती हैं, तो वो जो हमने पुराना सीखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? अग्रोन्मुख व्यतिकरण कहलाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वह है पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। ठीक है, जिसमें मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विश्राम काल के बाद धारणा की मात्रा उतनी कम नहीं होती है जितनी कि अंतर्वेशी कार्य के बाद। अंतर्वेशी से आप मतलब समझ सकते हैं इंटरपोलेटेड, जिसका अर्थ है मन का द्वंद्व। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से सीख सकते हैं। जब आप किसी एक कार्य को सीख रहे हो, उसका अधिगम कर रहे हो, उसको कंप्लीट करने के बाद में दूसरे अधिगम को सीखना चाहते हैं, सीखना स्टार्ट कर दिया हो, तो ये जो दूसरे कार्य से आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, उससे पहले कार्य से जो कुछ भी आपने सीखा है, उसमें यदि ये दूसरा कार्य अवरोध उत्पन्न करे तो ये पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण कहलाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि आपको दो कार्य दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आपको ये दोनों ही कार्य कंप्लीट करने हैं। ठीक है,
तो एक को तो आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है। अब आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है और अब क्या करना है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये दूसरा कार्य है, दूसरे कार्य को आपने सीखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, इस दूसरे कार्य से जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, इस कार्य को याद रखने के लिए इसकी वजह से जो बाधा उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। मतलब जो भी पहला काम आपने सीखा है और दूसरे काम को सीखने में, मतलब कि पहला काम जो आपने ऑलरेडी सीख रखा हुआ है और अब नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, पर इस नए काम के कारण आपने जो पुराना सीखा हुआ है उसको याद रखने के लिए दूसरे काम की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। अग्रोन्मुख क्या था कि जैसे आपने पहले जो पहला कार्य आपको दिया गया था वो आपने सीख लिया है, ठीक है, और जो दूसरा काम आपको मिला है वो सीखने में आपको ये पहला वाला काम अवरोध उत्पन्न करता है। सो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि यदि पहले कार्य को सीखने में, पहले कार्य को सीखे रखने में, धारण करने में यदि बी ने कोई रुकावट डाला है तो यह पृष्ठोन्मुख हो गया, और यदि बी कार्य को सीखने में ए वाले ने कोई रुकावट डाला है तो यह अग्रोन्मुख हो गया, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में यही है विस्मरण के व्यतिकरण का सिद्धांत। इसमें 2-3 उदाहरण हैं, अगर आपके पास बुक होगा तो पढ़ लीजिएगा, वरना मैंने एक सूची ए और बी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपको, और कार्य का भी कि पहला कार्य और दूसरा कार्य, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण दिए हैं और इतना इनफ होता है इसमें, ठीक है। तो चूंकि हमें विस्मरण के व्यतिकरण का सिद्धांत पूछा गया था 2015 में, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि विस्मरण के अनुप्रयोग का सिद्धांत भी जानेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अनुप्रयोग के सिद्धांत में, मतलब विस्मरण के अनुप्रयोग के सिद्धांत में एक नॉर्मल सी बात है कि यदि आप उसे बार बार दोहराते नहीं रहेंगे, मतलब जो भी कार्य आपने सीखा हुआ है, जो भी अधिगम आपके अंदर हुआ है, अगर आपने उस कार्य को बार बार अपने जीवन शैली में प्रयोग नहीं करा है तो वो क्या होगा, आपके दिमाग से विस्मृत हो जाएगा, आपके मस्तिष्क से विस्मृत हो जाएगा, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। इससे संबंधित जो विद्वानों ने जो कुछ भी कहा है अब उसकी चर्चा करेंगे, मतलब जो विद्वानों का मत है उसकी चर्चा करेंगे। तो अधिगम से स्नायु मार्गों में संबंध बनता है, अर्थात जो कुछ भी हम सीखते हैं, स्नायु मार्ग जिसे मस्तिष्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क और जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है उसके बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और अभ्यास से, मतलब यदि हम उसका बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है समझाने के लिए आपको कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, तो जैसे बालू पर हम कुछ भी लिख देते हैं और हल्का सा हवा का झोंका आता है तो उससे क्या होता है कि जो कुछ भी हम लिखे होते हैं वह सब सपाट हो जाता है, चिकना हो जाता है, अर्थात वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं वो तो मान लीजिए कि सीख लिए, परंतु अगर हम उसका बार बार अभ्यास नहीं करते रहेंगे तो क्या होगा कि दूसरे कार्य रूपी या दूसरे मस्तिष्क में चल रही जो कुछ भी आप दूसरी चीजें चिंतन कर रहे हैं उस कार्य को छोड़ करके जिसको कि आप सीखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की बाधाएं हवा रूप में आएंगी और आपने जो कुछ भी सीखा हुआ है उसको क्या करेंगे, उड़ा के लेके चली जाएंगी। तो आपने जो कुछ भी सीखा है वो अगेन
0% पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते रहना पड़ेगा। अनुप्रयोग का सिद्धांत कहता है कि इसके लिए आपको मतलब जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है उसका बार बार आपको अपने जीवन शैली में प्रयोग करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसे आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद रख पाएंगे। ये तो था इसका एक भाग, परंतु इस अनुप्रयोग के इस सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बोला कि नहीं, इसका दूसरा ही अलग रूप है। तो हम अब जानेंगे कि इसका दूसरा रूप कौन सा है। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो स्मरण है, जो कुछ भी हम धारित करते हैं, वह हमारे मस्तिष्क के किसी एक भाग में नहीं होता है, बल्कि ये पूरे मस्तिष्क की प्रक्रिया है। अर्थात अनुप्रयोग की दूसरी आलोचना कहती है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके बाद में जो धारणा शक्ति होती है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अधिगम के बाद के समय में, मतलब जो कुछ भी हम सीखे हैं उसके बाद में जो धारण करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो ये जो विचारधारा है वह अनुप्रयोग के सिद्धांत के विपरीत की विचारधारा है। अनुप्रयोग का सिद्धांत कहता है कि यदि आप किसी प्रयोग को जो कुछ भी आपने सीखा है, अगर उसको आपने बार बार प्रयोग में लाया हुआ है तो वो क्या होगा, आपकी उससे स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति बढ़ती है। परंतु इसमें ऐसा कहा गया है कि जो कुछ भी आप सीखते हैं तो सीखने के बाद में मस्तिष्क में धारण करने की क्षमता अपने आप बढ़ने लगता है, परंतु अनुप्रयोग का सिद्धांत कह रहा है कि बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यही इसका अंतर है। तो ये दोनों रूप ही इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया अनुप्रयोग का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे गतिशील सिद्धांत के बारे में। अब इसमें एक नया ही रूप हमें देखने को मिलता है कि विस्मरण आखिर होता क्यों है। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह ना तो डिपेंड करता है अनुप्रयोग के ऊपर में, कि अगर अनुप्रयोग नहीं हुआ है, मतलब बार बार उसको अपनी जीवन शैली में प्रयोग नहीं किया गया है तो उससे विस्मरण हो जाएगा, या फिर जो हमारी पहली व्यतिकरण का सिद्धांत कह रहा था कि अगर एक कार्य करने के बाद में दूसरे कार्य को अगर हम सीखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पहले कार्य या फिर दूसरे कार्य की वजह से। ठीक है, तो अब गतिशील का सिद्धांत कहता है कि नहीं, ऐसा इन दोनों में कुछ भी नहीं होता है। इसमें कहना है कि ये जो विस्मरण है उसका कारण प्रेरणा प्रभाव का कारण है, अर्थात विस्मरण के प्रेरणा प्रभाव का कारण है। मतलब जो कुछ भी हमने सीखा है उसके लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रेरणा प्रदान करना होगा कि भाई तू ये चीज याद रख। ठीक है, तो गतिशील का सिद्धांत यही कहता है कि ऐसा नहीं होने के कारण, अर्थात हम अपने मस्तिष्क को प्रेरणा प्रदान नहीं करते हैं, इस कारण विस्मृति होती है। यह है विस्मरण के गतिशील सिद्धांत। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दमन के कारण मानसिक रोगी महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्मरण कर देते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं का स्मरण उनके लिए सहनीय नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप जैसे छोटे रहे होंगे तो उस समय क्या होता है कि जैसे कोई टीचर आपको याद करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहाने करते हैं कि मैं भूल गया या फिर वगैरह वगैरह, बहुत सारे। ठीक है, बट जो याद करने में लगे रहते हैं, अगर आपको किसी ने कुछ याद करने के लिए दिया होता है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने मस्तिष्क को स्वतः ही बताते हैं कि आपको ये चीज़ याद करना है, आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको ये चीज़ याद करना है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि अगर कोई मानसिक रोगी, मतलब जिसको कि याद नहीं होता है, वह इस प्रकार से प्रेरणा अगर देता है तो उसके मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, अर्थात उससे जो उसको पेन होता है वह सहनीय नहीं होता है। ये हो गया दूसरा रीजन ऑफ गतिशील सिद्धांत का।
अब इसी में नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें जो दुखद हों या अप्रिय घटनाएं हों या कुछ ऐसा हो कि वो अपमानजनक हो या इच्छा के विरुद्ध हो या जो कुछ भी आपको सीखने याद रखे रहने के लिए कहा गया है वो क्या हो? अप्रिय विषय वस्तु हो, उसका जो सिलेबस है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या करेगा आपका दिमाग? उसे विस्मृत कर जाएगा। तो इस प्रकार की जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी प्रकार की यादें होती हैं, अगर इसको आपको धारण करे रखने की के लिए कहा जाए तो इसके लिए आपका मस्तिष्क क्या करेगा? जो चेतन, आपका मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, चेतन और अचेतन। तो चेतन में कब होता है? जब आप किसी भी चीज को याद रख पाते हैं, धारित कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आपके चेतन मस्तिष्क में, और जब चाहे उसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे जाता है, कहाँ पे स्टोर होता है? आपके चेतन मस्तिष्क में। परंतु ये जो अप्रिय दुखद घटनाएं हैं वो कहाँ पर जाकर के स्थित होती है? क्योंकि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है? अचेतन मन में। जैसे कि दुनिया की आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट होता है वो सारी चीजें काउंट करके आप उसको याद कर लेते हैं कि ठीक है, बट उसी के साथ में आपको और भी बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलती है, बट उन सब चीज़ों को आप काउंट नहीं करते हैं। बट आपका मस्तिष्क उस चीज़ को काउंट करता है, एक्सेप्ट करता है, और वो रखता कहाँ पर है? उसको अपने अचेतन मन, अचेतन मस्तिष्क में रखता है, ठीक है। और तब जा करके इन फ्यूचर आपको अगर कोई वैसी ही चीज़ की ज़रूरत हो और आप उसे चेतना में अपने धारण करे रखना चाहते हैं, तो आप जब नेक्स्ट उसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है, उसी घटना को देखेंगे, तो वो जो धारणा धारित हुआ है आपके अचेतन मस्तिष्क में उस टाइम का कि घटना वर्तमान में जो भी आप सीखना चाहते हैं, चेतन मस्तिष्क में डालना चाहते हैं, तो वो कहाँ से निकल करके आएगा? अचेतन मस्तिष्क की, कि इस चीज़ को तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द मतलब सारे साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो गतिशील का सिद्धांत है यह मनोविज्ञान के विस्मरण के संपूर्ण स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो ये था गतिशील का सिद्धांत, और अब हम जानेंगे विस्मरण का द्विकारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि स्मरण जहाँ मतलब हमारा मस्तिष्क सारी चीज़ें धारित करके रखता है, जो भी सीखता है वो उसे धारित करके रखता है, तो उसके दो भंडार गृह हैं। अर्थात जो पहला भंडार गृह है वह है नवीन वस्तुओं का, मतलब जो भी हम नया कुछ भी सीखते हैं तो उसका भंडार गृह अलग है, और जो भी पुराना है उसका अलग है। पुरानी मतलब जो कुछ भी हम प्रयास से या फिर अभ्यास से स्थापित तथ्य को पुनः स्मरण के अंतर्गत लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? द्वितीय है। और प्रथम जो कुछ भी हम नया देखते हैं, नया सीखते हैं, जैसे अभी अगर हमने सामने में कुछ देख लिया और उसे तुरंत के तुरंत हम धारित कर लेते हैं, बट वो हमारे काम की नहीं है, तो हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रकार के भंडार गृह हैं मस्तिष्क के, जहाँ पर ये धारित करके रखता है, इन दोनों को हम अल्पकालिक स्मृति कहते हैं, और दूसरे को मतलब ये जो पहला भंडार गृह है उसे हम अल्पकालिक स्मृति कहते हैं, और जो दूसरा भंडार गृह है उसको हम कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इन दोनों गृहों में परस्पर क्रिया होती रहती है, मतलब जो आने वाली सूचनाएं हैं, जो भी हमारे नेत्र देख रहे हैं, तो उनको जो भी सूचना मिल रही है तो वो सर्वप्रथम कहाँ जाती है? अल्पकालिक स्मृति में जाती है, और वहाँ जाकर के एकत्रित हो जाती हैं और कुछ समय तक वहाँ बनी रहती हैं। और इस भंडार गृह का स्थान जो होता है वो बहुत ही सीमित होता है, और इस कारण जो सूचनाएं हैं वह
सीमित समय तक ही वहां रह सकती हैं, और यदि अल्पकालिक स्मृति के भंडार गृह में घटनाओं के रहने तथा उन्हें अभ्यास के द्वारा सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और जब ये सुदृढ़ बन जाएंगे तो ये क्या होगा कि अल्पकालिक स्मृति से निकल करके दीर्घकालिक स्मृति, मतलब आखिर एक टाइम के बाद में उसे अपना स्थान छोड़ना ही है। मतलब जो कुछ भी आपने सीखा, जो भी नवीन चीजें आपने सीखी, वो कुछ टाइम के लिए आपके मस्तिष्क में अल्पकालिक स्मृति बन करके रहेगी। बट अगर आपके मस्तिष्क को लगता है कि ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो उस टाइम के बाद में, मतलब भूलने के टाइम में जब इंसान चीजें भूल जाता है, सारी चीजें, बट वो जो निचोड़ होता है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो क्या करता है, मस्तिष्क उसे उठा करके दीर्घकालिक स्मृति के अंदर में डाल देता है। ठीक है। और इसमें यही है द्विकालिक स्मृति विस्मरण का द्विकारक का सिद्धांत। यही इसके दो कारक हैं, मतलब दो प्रकार के भंडार गृह। इसी को बहुत सारे उदाहरण देकर के समझाया गया है। ठीक है। तो आज हमने विस्मरण के सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो रहेगा अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।